हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे, वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस एंड सो ऑन। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। तो रेजिस्टेंस की तरह कैपेसिटेंस भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नेटवर्क थ्योरी में। तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का मतलब हुआ द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर के पास मेमोरी होता है। अभी देखेंगे कैसे। मीन्स इट हैज़ हिस्ट्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर जो होगा वो अपनी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस जो होता है वो बेसिकली होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। इस फॉर्मूले से आता है। ठीक है। ये फार्मूला डिराइव करना बहुत आसान है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर एप्सिलॉन जो है दिस इज़ नोन एज परमिसिविटी ऑफ द मटेरियल। A is the area of cross section and D is the separation between the plates। तो और जो चार्ज होता है Q वो होता है C इंटू वी। मतलब चार्ज जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। ठीक है। तो और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर, या वेयर C इज कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो C बराबर Q बाई वी होगा। तो जैसे हमने रेसिस्टेंस में डिस्कस किया था ओम्स लॉ में कि रेसिस्टेंस आ रहा था हमारा R इज इक्वल टू वी बाई आई, वैसे यहाँ पर भी C कैपेसिटेंस बराबर Q बाई वी होगा। तो इस इक्वेशन को देख करके हमें लग रहा है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम कहानी चलेगी। यहाँ भी हमें ध्यान क्या रखना है कि जो आपका कैपेसिटेंस है, जैसे ही हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट किया तो मटेरियल सेलेक्ट करने से उसका परमिसिविटी फिक्स हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो भी फिक्स हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट किया तो हमारा कैपेसिटेंस फिक्स हो गया। तो कैपेसिटेंस फिक्स होने की वजह से, बट यहाँ पर तो ये Q और V पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। तो इसका ये मतलब है कि Q और V अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उनका जो रेशियो आएगा वो जो हमने मटेरियल सेलेक्ट किया हुआ है उसके कैपेसिटेंस के बराबर वैल्यू आता रहेगा हमेशा ही। जैसे हमने रेजिस्टेंस में डिस्कस किया था, सेम कहानी यहाँ भी चलेगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो Q होता है IT, करेंट इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, और अभी हमने देखा कि Q बराबर CV होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, dQ बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा C इंटू dV बाई dt प्लस V इंटू
डी बाई डी टी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर, वैसे तो ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन होगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके हम ये इक्वेशन पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमारा इफ कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, अगर हमारा कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि ये टर्म हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो के बराबर अगर हो जाएगा तो डी क्यू बाई डी टी जो होगा हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये फॉर्मूला जो है ये तभी वैलिड है जब हमारा कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि मैं इन अभी एरिया मतलब इस पोजीशन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कुछ ए मान लेते हैं। अब हमने क्या किया कि इस प्लेट को दूसरे प्लेट को ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं रोटेट करूँगा वैसे वैसे मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करता जाएगा, मतलब मेरा कैपेसिटेंस जो है वो अब कांस्टेंट नहीं रहा, अब ये चेंज करता रहेगा। तो चेंज करने की वजह से क्या होगा कि तब हमें ये टर्म भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला टर्म भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब यहाँ से तो आई टी, अब मुझे पता है कि डी क्यू बाई डी टी जो होता है वही आई टी के बराबर होता है, तो आई टी बराबर हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी। तो इसको हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू 1/c इंटेग्रल आई टी डी टी। अब ये जो एक्सप्रेशन है तो इसमें आपको दिख रहा है कि अब ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। तो जब जैसे मान लो कि मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे हमने कोई हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको इंटीग्रेट करके कोई नया फंक्शन जनरेट होगा प्लस सम कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी जब हम इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होगा, तो उसका वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, उसका जो कैपेसिटेंस का जो प्रीवियस वैल्यू था उसकी हेल्प से निकालेंगे, मतलब इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है वो अपने प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक कंपोनेंट बोलते हैं, और इसके पास हिस्ट्री होगी और ये अपने पास्ट को याद रखेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस जो होगा ये हमारा डायनेमिक कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये डायनेमिक कंपोनेंट होगा और ये अपने पास्ट को भी याद रखेगा। अभी हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको प्रूफ कर दिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाई वोल्टेज, मतलब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरा साइज ऑफ कैपेसिटर भी इंक्रीज़ करेगा, तो इंक्रीज साइज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और इसका एनर्जी स्टोरिंग इक्वेशन क्या होगा, एनर्जी स्टोरिंग इक्वेशन होगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो होगा फैराड में, फैराड मेजर करते हैं, बट फैराड जो है बहुत हायर यूनिट है, मतलब काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो हम जनरली इसको जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल होते हैं उसमें हम माइक्रो फैराड, मिली फैराड या पिको फैराड, नैनो फैराड, तो इस तरह के हम टर्म्स यूज़ करते हैं।
मतलब इसका यूनिट जो होता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का टाइप देख लेते ज़रा, कितने टाइप होते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। और सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, तो सिंबल्स में ऐसे बना दिया, तो ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा हुआ, ये सी, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है, ऐसे। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा पोलराइज्ड कैपेसिटर। जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है उसका सिंबल हो गया ये, ठीक है। फिर अगर वेरिएबल कैपेसिटर को दिखाना है तो उसके लिए हमारा ये सिंबल काम करेगा, ये हमने एरो लगा दिया इसमें, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे भी कैपेसिटर को दिखाते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये सिंबल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटेंस के बारे में अभी हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, इंडक्टेंस पे आते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है वो है इंडक्टेंस। तो जरा देखते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। सो नेक्स्ट है हमारा इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस बेसिकली होगा क्या कि हमने एक मटेरियल लिया, कंडक्टिंग मटेरियल, और उस पे हमने कॉइल्स जो हैं वो ऐसे मैंने चढ़ा दी। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे। तो अब हमने जैसे इसमें सप्लाई दे दिया, वोल्टेज सप्लाई, तो अब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये VT है, मतलब वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं हम इसमें। तो अब क्या होगा कि इसमें से जैसे हमने एक मटेरियल लिया, उसके अंदर कॉइल्स हमने वुंड कर दी, मतलब उसको बांध दिया, कॉइल से लपेट दिया उसको, और उसके हमने वोल्टेज सप्लाई दे दी। वोल्टेज सप्लाई जैसे ही हम उसको देंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ से मतलब बाहर निकलना स्टार्ट होगा, इट विल एमिनेट फ्रॉम द मटेरियल। तो क्या होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ऐसे करके बाहर आएंगी। ठीक है, ऐसे बाहर आती जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे हमारा साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अगर अल्टरनेटिंग हमने करंट अगर वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है तो एक बार ऐसे नॉर्थ साउथ, फिर क्या होगा कि साउथ नॉर्थ। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करता रहेगा, हमारा जो पोल्स हैं वो अल्टरनेट, मतलब एक बार नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे, फिर एक बार साउथ नॉर्थ ऐसे, तो ऐसे अल्टरनेट करता रहेगा वो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। फ्लक्स को मान लेते हैं फाई टी मान लेते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज अगर टाइम वेराइंग तो फ्लक्स भी हमारा टाइम वेराइंग आएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि अब हमने क्या किया कि एक मतलब हमने इसको वोल्टेज सप्लाई दिया, तो अब ये एकदम से अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई देने की वजह से क्या हुआ कि ये अपना बार बार फ्लक्स मतलब अल्टरनेट करता रहेगा इसका फ्लक्स। अब इससे क्या हुआ कि अनस्टेबिलिटी आ गई, तो हर मटेरियल स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो मतलब ये क्या करेगा कि इस मतलब जिसकी वजह से ये हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और अपोज करेगा, और अपोज करने की वजह से क्या होगा कि ये अपने
यहाँ पे इस एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेगा, ईएमएफ ईटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, कि जैसे हमने एक हमारे पास ये सेटअप है, ये 10 वोल्ट है और ये मान लेते हैं 10 ओम है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 10/10, मतलब 10 वोल्ट बाई V/R, तो 1 एम्पियर होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि 1 एम्पियर फ्लो ना करके 0.2 एम्पियर फ्लो करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हमने क्या किया कि सेम पोलरिटी का ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम पोलरिटी का एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ये 10 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है और ये 10 ओम है। तो अब इस केस में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा 10 - 8/10, तो 2/10, और ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो हमने क्या देखा कि इसकी वजह से जितना करंट जनरेट हो रहा था उसको अपोज किया इस वोल्टेज सोर्स ने। तो सेम कहानी यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी सेम कहानी है कि मतलब एकदम से हम फ्लक्स को वेरी करवाते जा रहे हैं, तो एकदम से मतलब वो मेटल जो है वो अनस्टेबिलिटी वाले स्टेट में जा रहा है, मतलब वो जो है अपने आप को उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि हम इसको अपोज कैसे करें, कि ये जो जिसकी वजह से ये जनरेट हो रहा है उसको अपोज कैसे करें। उसने क्या किया कि मान लो कि ये प्लस माइनस है एक इंस्टेंट पे, तो उसने अपने अराउंड जो है सेम पोलरिटी का ईएमएफ डेवलप कर लिया, ईटी। तो ईटी जो है यहाँ से वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसमें क्या है कि हमारा जो फाइटी है, फाइटी जो है वो होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ हो गया हमारा N इंटू आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, वो होगा एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और R मीन्स होता है रिलक्टेंस। तो यहाँ पर NI जो हुआ दिस इज एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और जो रिलक्टेंस R जो हमने लिखा है ये रिलक्टेंस हो गया। अच्छा, ये एनालॉगस है, जैसे हम वहाँ पे पढ़ते हैं ना कि E/R वो करंट देता है, मतलब वोल्ट EMF अपॉन मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस, वो हमें क्या देता है? करंट देता है। तो जो करंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा, मतलब फ्लक्स बन जाएगा। और वो जो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स बन जाएगा। जो वहाँ पे रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रिलेक्टेंस बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा हाई रिलेक्टेंस होगा उतना फ्लक्स कम फ्लो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रिलेक्टेंस जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है L/μ×A। ठीक है, तो जो L है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल हो गया, लेंथ, म्यू जो हो गया वो होगा μ0 × μr। ठीक है, μ0 × μr का मतलब क्या हुआ उसको ज़रा देखते हैं। μ0 मीन्स एब्सोल्यूट, परमिएबिलिटी, और μr मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ से ईटी जो है, मतलब जो ईएमएफ जनरेट हुआ उस वोल्टेज के अक्रॉस जो है ईएमएफ जनरेट हुआ, तो वो हमारा हो जाएगा N इंटू d∅/dt। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख लिया N। अच्छा, ये तो आपने
12th क्लास में पढ़ रखा होगा कि ये फराडे लॉ होता है, E बराबर N इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फ्लक्स के साथ अगर हम वेरी करवाएंगे, फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करवाएंगे तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है, ठीक है। तो E बराबर N डी फाई बाई डी टी, इसको हमने ऐसे लिख लिया, डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारा एन डी फाई बाई डी आई, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब मटेरियल का खुद का कितना इंडक्टेंस हुआ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो एल बराबर यहाँ से आ गया हमारा एन इंटू डी फाई बाई डी आई, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इस L का जो वैल्यू आएगा वो अब यहाँ से N बराबर, ये देखो ये फाई बराबर जो है वो N आई बाई टी है, तो यहाँ से डी फाई बाई डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा N बाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो बेसिकली अभी उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो डी फाई बाई डी आई कितना हो जाएगा N बाई आर रिलेक्टेंस, ठीक है। इसको यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, तो ये बन जाएगा N बाई आर रिलेक्टेंस। तो L बराबर आ गया N स्क्वायर बाई रिलेक्टेंस। अब जो रिलेक्टेंस होता है वो अभी L बाई म्यू होता है, तो यानी कि N स्क्वायर म्यू ए बाई L। ये L जो है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल है और ये L जो है वो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से हमने फिर से अगेन सेम कहानी है, इंडक्टेंस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द मटेरियल, इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस द जो आया इंडक्टेंस वो हो गया L इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अगेन यहाँ से हम ILT को लिख सकते हैं 1/L इंटेग्रल VLT dt। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन आ गया, तो अगेन ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो मतलब कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा सॉल्व करने के बाद। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो अपने प्रीवियस वैल्यू का यूज़ करके उसकी हेल्प से निकलेगा। तो अगेन ये अपने पास्ट वैल्यू को याद रख रहा है, अपने पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगेन ये क्या होगा कि डायनेमिक कंपोनेंट है, इट इज़ ए डायनेमिक कंपोनेंट, ठीक है। और साथ में इट हैज़ मेमोरी, ठीक है, इसको मेमोरी भी होगा, ठीक है। इसका एनर्जी स्टोरेज इक्वेशन होगा हो जाएगा E बराबर 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने आज कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया, इंडक्टेंस डिस्कस कर लिया। अभी इंडक्टेंस में टाइप्स ऑफ इंडक्टर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और बाकी जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो सब देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।